नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान का इतिहास हम पढ़ रहे थे और राजस्थान के इतिहास में हम राठौड़ राजवंश में राव गांगा तक का इतिहास हमने पढ़ लिया था। बड़े ही बेहतरीन तरीके से हमने पढ़ा। आज की क्लास उससे आगे की रहेगी। आज हम मालदेव को पढ़ेंगे, जिसको हम हसमत वाला राजा भी कहते हैं, 52 युद्धों का विजेता भी कहा जाता है ना। मालदेव के ऊपर एक क्लास में पहले ले चुका हूँ, आपको पता होगा। यदि आपने नहीं देखी है तो उस क्लास को जाकर ज़रूर देखें। आप पहले प्लेलिस्ट पे जाएं और प्लेलिस्ट में आपको राजपूत मुस्लिम संघर्ष नाम से एक लिस्ट मिलेगी, जिसपे करीब 10 12 15 क्लास हैं। एग्जैक्ट कितने हैं मेरे को याद नहीं है, लेकिन आप जाके देख लेना प्लेलिस्ट में, वहाँ पे आपको क्लासें देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो आप यदि उस क्लास को आपने नहीं देखी है तो उसको ज़रूर देखना, तभी आपको ये आज की क्लास का जो पूरा तथ्य है और कंसेप्ट है वो समझ में आएगा। ठीक है, तो चलो आज बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं राव मालदेव को, और मालदेव के बारे में हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं विद्यार्थियों। ठीक है, तो आप यहाँ पे डाल दें राव मालदेव। ठीक है, राव मालदेव। मालदेव का जो शासनकाल रहता है वो रहता है विद्यार्थियों 1531 से और 1561 तक रहता है। 61 या हम इसको कहें 62 तक रहता है, 62 तक रहता है ना। 1562 में जो है अगला शासक बनेगा हमारा, क्या नाम से, राव चंद्रसेन शासक बनेंगे। चंद्रसेन के बारे में भी हमने जो है पूरा पढ़ा हुआ है, चंद्रसेन को भी, है ना। चंद्रसेन और मालदेव दोनों को हमने पूरा पढ़ लिया था राजपूत मुस्लिम संघर्ष में। ठीक है, तो चलो राव मालदेव के बारे में मैं आपको बताऊं। गांगा का ये पुत्र था, और जब राव गांगा की मृत्यु हुई ऊपर महल से गिरने के कारण, तो मालदेव के ऊपर यह इल्ज़ाम लगा कि मालदेव ने अपने पिता की हत्या की है। इस वजह से मालदेव जो है मारवाड़ छोड़कर सोजत चला जाता है, और सोजत में ही राव मालदेव का राज्याभिषेक होता है ना। इसलिए कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि सोजत दुर्ग का निर्माण राव मालदेव ने ही करवाया था, और लगभग अपने राज्याभिषेक के 1 साल तक ये सोजत दुर्ग में ही रहा, वहाँ से आया ही नहीं। ठीक है, उसके बाद ये यहाँ पे आता है और ये देखता है कि जब ये मारवाड़ आया तो उस समय मारवाड़ में सिर्फ 2 परगने ही थे, जोधपुर और सोजत, केवल 2 परगने ही थे। लेकिन इसने अपने जीवन काल में कहते हैं कि 52 युद्धों को इसने जीता था, और 52 युद्धों में इसने 58 परगने जीते थे, और इस प्रकार से एक विशाल साम्राज्य अपना स्थापित किया था। इसलिए मालदेव को हसमत वाला राजा व 52 युद्धों का विजेता कहा जाता है। ठीक है, तो ये एक बेसिक इंट्रो था जो मैं यहाँ पे करता हूँ। फिर हम इसके विजय अभियान के बारे में तो जो है पढ़ेंगे, है ना, एक एक करके सारे पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो मैं बेसिक इंट्रो यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि जब गांगा की हत्या का आरोप मालदेव पर लगा, तो मालदेव सोजत दुर्ग चला जाता है। वर्तमान में सोजत कहाँ पड़ता है? पाली में पड़ता है। सोजत की मेहंदी बड़ी फेमस है ना। सोजत दुर्ग चला जाता है और यहीं पर इसका राज्याभिषेक होता है ना। यहीं पर मालदेव का राज्याभिषेक होता है। मालदेव का राज्याभिषेक होता है। यहीं पर मालदेव का राज्याभिषेक होता है। ठीक है, अब देखो राज्याभिषेक हो गया, मगर 1 साल तक यह यहीं पर रहता है ना। 1 साल तक, 1 वर्ष तक मालदेव यहीं पर रहता है। ठीक है, 1 वर्ष तक मालदेव जो है यहीं पर रहता है। इस कारण कुछ
इतिहासकार या कुछ विद्वान जो है सोजत दुर्ग का निर्माता मालदेव को भी मानते हैं, है ना। इस कारण कुछ विद्वान सोजत दुर्ग का निर्माता सोजत दुर्ग का निर्माता मालदेव को मानते हैं। ठीक है, तो ये बात थी विद्यार्थियों, एक बेसिक इंट्रो। अब इस समय मालदेव के समय जो मारवाड़ था, मारवाड़ में केवल जोधपुर व सोजत परगने, दो ही परगने इस समय आते थे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, जब मालदेव शासक बना तो मारवाड़ में केवल दो परगने जोधपुर, JDR लिख रहा हूं मैं, जोधपुर व सोजत ही शामिल थे, दो परगने ही शामिल थे। मगर मालदेव ने 52 युद्धों को जीतकर 52 युद्धों में, ऐसे लिख देते हैं, 52 युद्धों में 52 युद्धों को जीतकर 58 परगने मारवाड़ में शामिल किए। इस कारण मालदेव को 52 युद्धों का विजेता 52 युद्धों का विजेता व हस्मत वाला शासक कहा जाता है। ठीक है, इस कारण मालदेव को 52 युद्धों का विजेता व हस्मत वाला शासक कहा जाता है। ठीक है विद्यार्थियों, बड़ा ही महत्वपूर्ण तथ्य है ये। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, हस्मत वाला शासक के नाम से किसे जाना जाता है, या 52 युद्धों का विजेता कौन कहलाता है। इस प्रकार का सवाल जो है अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं मालदेव के विजय अभियानों के बारे में। ठीक है, तो एक छोटी सी हेडिंग डाल दें, मालदेव के विजय अभियान। ठीक है, यहाँ पे एक हेडिंग डाल देते हैं, मालदेव के विजय अभियान। ठीक है, मालदेव के विजय अभियान। तो मालदेव के विजय अभियानों में मैं आप बात करूं विद्यार्थियों, 1531 से ही और मालदेव के विजय अभियान प्रारंभ होते हैं। 31-32 में ये वीरा सिंघल को पराजित करके भादराजून छीनता है। 1533 में और हीराबाड़ी के युद्ध में नागौर के शासक दौलत खां को पराजित करता है और नागौर छीन लेता है। ये जो हीराबाड़ी का युद्ध था, इसका कारण दौलत खां के पास एक हाथी था, है ना, एक हाथी था, दरिया जोश नाम का हाथी था, उसको मालदेव छीन लेना चाहता था, है ना। इस कारण ये युद्ध हुआ और फिर आखिरकार दौलत खां पराजित हुआ और पूरा नागौर ही मालदेव ने जीत लिया। उसके बाद 1534 में और जो है मालदेव ने 1534 में मालदेव ने जो है जालोर पर आक्रमण किया और जालोर के शासक जो थे सिकंदर खां या ताज खां, उसको पराजित किया और जालोर पर अधिकार कर लिया, है ना, सिकंदर खां या ताज खां को पराजित करके। ठीक है, उसके बाद इसने जो आक्रमण किया
करीब 38 में आक्रमण किया और डूंगर सिंह को पराजित करके, और डूंगर सिंह से सिवाना को ये छीन लेता है। 1538 की बात है ये ना, 1538 में, हाँ, डूंगर सिंह को पराजित करता है, सिवाना जीत लेता है। ठीक है, इसके बाद 1539-40 में विद्यार्थियों ये आक्रमण करता है मेड़ता और अजमेर के ऊपर, जहाँ पर वीरमदेव का शासन हुआ करता था, और उसको पराजित करके और ये इनको भी छीन लेता है, अजमेर को और नागौर को ही छीनता है। यहाँ पे दरअसल नागौर का शासन उसके अधीन चला गया था वीरमदेव के अधीन, लेकिन वीरमदेव मालदेव के बीच में और वीरमदेव के बीच में फिर से आनाकानी होती है, और वीरमदेव से मालदेव वापस नागौर को छीन लेता है, साथ में अजमेर को भी छीन लेता है। ठीक है, इसके बाद 1541-42 ईस्वी में मालदेव जो है बीकानेर के शासक राव जैतसी को पराजित करता है पाहेबा या साहेबा के युद्ध में 1541-42 के दरमियान, जिसमें राव जैतसी मारा जाता है ना। कहीं तो राव जैतसी मालदेव का सहयोगी था, पिछले सहयोगी के युद्ध में हमने देखा राव जैतसी ने और मालदेव की सहायता की थी, लेकिन यहाँ पे देखो इस प्रकार की व्यवस्था थी कि बस जो जीता वही सिकंदर, भाड़ में जाओ, आपसे यदि मेरा हित है तो ही मैं आपका मित्र हूँ, आपसे मेरा हित समाप्त, आपकी और मेरी मित्रता समाप्त। इस प्रकार का व्यवहार उस जमाने में चलता था, है ना। तो यही हुआ, राव जैतसी पहले इसकी सहायता करता रहा, लेकिन बाद में और इसके संबंध बिगड़े तो राव जैतसी से युद्ध हुआ और मारा गया। तो ये कुछ आरंभिक विजय थी मालदेव की, जिनको मैं यहाँ पे एक के बाद एक लिख देता हूँ। ठीक है, फिर हम आगे की बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए विद्यार्थियों, प्रारंभ करें हम 1531-32 में मालदेव ने 1531-32 में मालदेव ने सिंधल वीरा को पराजित करके वीरा को पराजित करके और भादरा जून पर अधिकार किया, है ना। भादरा जून पर अधिकार किया। ठीक है, भादरा जून पर अधिकार किया। ठीक है, एक बात हुई, है ना। सिंधल स्वामी वीरा, है ना, सिंधल स्वामी वीरा भी ये नाम मिलता है, आप ध्यान रखना। बस इतना सिंधल नाम याद रह जाएगा तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात मैं करूं तो 1533 ईस्वी में हीराबाड़ी युद्ध होता है ना। हीराबाड़ी युद्ध होता है या हीराबाड़ी युद्ध होता है। ठीक है, हीराबाड़ी युद्ध होता है, जिसमें मालदेव नागौर शासक दौलत खां को पराजित करता है। दौलत खां को पराजित करके नागौर पर अधिकार करता है ना। नागौर पर अधिकार करता है। ठीक है, नागौर पर अधिकार करता है। ठीक है, नागौर पर अधिकार करता है। इस आक्रमण का कारण दौलत खां का दरिया सारंग हाथी था, है ना। इस आक्रमण का कारण क्या था? दौलत खां के पास दरिया सारंग हाथी था, उसको मालदेव लेना चाहता था, दौलत खां ने दिया नहीं, बस इतना सा फंडा था। इस आक्रमण का कारण दौलत खां का दरिया सारंग, ये नाम ध्यान रखना, हाथी था, दरिया सारंग हाथी था। ठीक है, तो सॉरी, एक अभियान हो गया ये।
ठीक है। तीसरे अभियान की बात करूं तो 1534 ईस्वी में सिकंदर खां, जिसको ताज खां भी बोला जाता था, को पराजित करके जालोर जीता। जालोर पर अधिकार किया। किसने? मालदेव ने किया। सीधी सी बात है, मालदेव पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। इसके अलावा 1500 जो है 38 में 1538 ईस्वी में डूंगर सिंह को पराजित करके और जो है सिवाना पर अधिकार किया। सिवाना पर अधिकार किया, ठीक है। इसके अलावा 1539-40 ईस्वी में 1539-40 ईस्वी में वीरम देव को पराजित करके मेड़ता वे अजमेर जीता, है ना। वीरम देव को नागौर पे भी नियुक्त किया था जब ये इसको दौलत खां को पराजित किया था उसके बाद, लेकिन वीरम देव और मालदेव के बीच में नहीं बनी, तो इससे नागौर भी छीन लिया था, ध्यान रखना, ठीक है। अब ये वीरम देव यहाँ से नाराज होकर चले जाएगा शेरशाह सूरी के पास, और शेरशाह सूरी जो है इस मालदेव को पराजित करेगा फिर ग्रीष्मेल के युद्ध में, जो हमने पहले पढ़ लिया है ना, मैंने वहां पे बताया है। अब आगे पाहेबा या साहेबा के युद्ध में भी ये मालदेव जो है बीकानेर के शासक राव जैतसी को पराजित करेगा। तो जैतसी का जो पुत्र था कल्याणमल, वो भी शेरशाह सूरी के पास चला जाएगा सहायता मांगने के लिए, और फिर ग्रीष्मेल के युद्ध के बाद वीरम देव को तो मेड़ता मिल जाएगा और कल्याणमल को बीकानेर मिल जाएगा, है ना। जो दोनों को ये मालदेव यहाँ पे अभी जीत रहा है, और ये 1544 में छिन जाएंगे, है ना, ठीक है। ये बात मैं आपको बता चुका हूँ, बस यहाँ पे बोल रहा हूँ, लिखूंगा नहीं, ठीक है। 1541-42 ईस्वी में साहेबा, या इसको लिखा मिलता है पाहेबा के युद्ध में मालदेव राव जैतसी को पराजित करता है। बीकानेर शासक राव जैतसी को पराजित करता है। वे बीकानेर में, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, बीकानेर में कुंपा को नियुक्त करता है ना, कुंपा को नियुक्त करता है ना, कुंपा को नियुक्त करता है, ठीक है, कुंपा को नियुक्त करता है, ठीक है। और राव जैतसी इस युद्ध में मारा जाता है, ये भी ध्यान रखना ना, यह मारा जाता है, ठीक है। राव जैतसी इस युद्ध में जो है मारा जाता है विद्यार्थियों, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई, आप इनको बढ़िया से उतारें, और हम आते हैं अगली स्लाइड पे, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। देखिए विद्यार्थियों, आप जब तक इनको लगातार नहीं पढ़ोगे ना, तब तक ये चीजें याद नहीं होंगी, है ना। देखो बार बार जब हम अभ्यास करते हैं ना, तब ही चीजें हमारे जहन में आ पाती हैं। सोचने मात्र से कोई भी काम हमारा नहीं होता। एक संस्कृत का श्लोक आपने सुना होगा, उद्यमेन ही सिद्धन्ति कार्याणि च मनोरथे, है ना। उद्यमेन ही सिद्धन्ति कार्याणि च मनोरथे न च सुप्तस्य सिंहस्य प्रवेशन्ति मुखे मृगा। अर्थात किसी काम के सोचने मात्र से वो काम नहीं हो जाता, उस काम को करना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है, तब जाके किसी कार्य में और महारत हासिल होती है, चाहे हम हमारे सब्जेक्ट के कितने ही बड़े राजा ही क्यों न हों। जिस प्रकार से एक शेर जंगल का राजा होता है,
लेकिन सोए हुए शेर के मुंह में हिरण ऑटोमेटिक प्रवेश नहीं कर जाता, उसे भी यानी कि सिंह को भी, शेर को भी हिरण के पीछे लगातार दौड़ करनी पड़ती है, तब जाके उसको जो है शिकार के रूप में हिरण प्राप्त होता है ना। उसी प्रकार हमको भी ये लगातार अभ्यास करना पड़ेगा, चाहे हम हमारे सब्जेक्ट के राजा ही क्यों न हों, हमें ये चीज़ें इतनी आसानी से नहीं मिलेंगी जब तक हम बार बार अभ्यास नहीं करेंगे। ये पूरी सनेर, ये शासकों के नाम और ये याद नहीं रहते, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ लगातार आप अभ्यास करते रहिए, है ना। सोचने मात्र से नहीं होगा, ऐसे सोचने से नहीं होगा कि इस बार तो सीट निकालनी ही है, इस बार तो फर्स्ट ग्रेड बनना ही है, बनना ही है, बनना ही है, कुछ नहीं होने वाला। जब तक हम उस लेवल का परिश्रम नहीं करेंगे तब तक जो है ये जो जॉब है वो हमें नहीं मिलने वाली, ठीक है। इसलिए लगातार मेहनत करते रहिए, जिस लेवल का टारगेट फिक्स किया है उस लेवल की मेहनत बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मैं इसको मिटा रहा हूँ, आपने इसको उतार लिया होगा, ठीक है। और अब हम मालदेव के जो है आगे के जो अभियान थे उनके बारे में हम सोचते हैं। अभियान तो क्या थे, अभियान तो लगभग इनके हो गए हैं। अब इनके जो संबंध थे, किसके साथ क्या संबंध थे, वो हम देखते हैं। यहाँ पे मालदेव का एक बड़ा अभियान गिरिसिमेल का युद्ध जो है उसको हम पहले पढ़ चुके हैं, तो हम दोबारा यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे। बस मैं यहाँ पे एक छोटी सी झलक आपको मालदेव की हुमायूं के साथ क्या संबंध था वो करवा देता हूँ, और उसके बाद हम आगे की बात करने वाले हैं, ठीक है। देखो, मालदेव और हुमायूं संबंध हम यहाँ पे करेंगे। आप हेडिंग डाल सकते हैं, मालदेव व हुमायूं संबंध, है ना। मालदेव व हुमायूं संबंध, है ना। देखो हुआ क्या था, आपको पता ही होगा। हुमायूं को 1539-40 में चौसा व कन्नौज के युद्ध में पराजित किया शेरशाह सूरी ने, और इसको भगा दिया हुमायूं को। हुमायूं जब ईरान जा रहा था तब जोगी तीर्थ नामक स्थान पर फलौदी में यह ठहरता है ना। हुमायूं कहाँ ठहरता है, हुमायूं ठहरता है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सॉरी, रुकता है लिख देता हूँ, रुकता है। कहाँ पे रुकता है, जोगी तीर्थ नामक स्थान पर रुकता है ना। जोगी तीर्थ कहाँ पड़ता है, ये फलौदी में पड़ता है, ठीक है। जोगी तीर्थ नामक स्थान पर रुक के, और यह जो 3 दूत भेजता है ना, रायमल सोनी को, रायमल सोनी, और एक अतका खां, अतका खां, और एक भेजता है मीर समद को, मीर समद। इन तीनों को भेजता है हुमायूं मालदेव के पास। कहाँ भेजता है इनको, मालदेव के पास भेजता है ना। इनको कहाँ भेजा, मालदेव के पास भेजा, है ना, मालदेव के पास भेजा, ठीक है, मालदेव के पास भेजा। अब मालदेव के पास जब ये तीनों दूत गए, उसी समय शेरशाह सूरी के दूत भी मालदेव के पास आए हुए थे। तो उन दूतों को देखकर और मालदेव के दूतों को ये लग गया, सॉरी, हुमायूं के दूतों को ये लग गया कि हुमायूं का मालदेव के साथ ठहरना उचित नहीं है, क्योंकि संभव है कि शेरशाह सूरी ने मालदेव के साथ गठबंधन कर लिया हो और हुमायूं को पकड़ने की ये कोई चाल हो, ठीक है। जबकि मालदेव ने हुमायूं से ये कहा था कि आप आइए, मैं आपको बीकानेर का जो राज्य है, बीकानेर जो परगना है, वो पूरा मैं आपको सौंप दूंगा और आपकी पूर्णतः सहायता करूंगा, ऐसा मालदेव ने हुमायूं से कहा था। लेकिन हुमायूं जो है, मुल्ला सुर्ख नामक एक व्यक्ति था, उसके कहने पर मालदेव की सहायता नहीं लेता है और ईरान चला जाता है। तो बस यही बात थी, है ना। तो ये मालदेव के पास भेजे, मालदेव ने, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मालदेव के पास भेजा। इसी कड़ी में लिख देता हूँ, मालदेव ने हुमायूं को, मालदेव ने हुमायूं को बीकानेर परगना देने की देने की बात कही, मगर मुल्ला सुर्ख नामक व्यक्ति के कहने पर,
कहने पर हुमायूं मालदेव की सहायता नहीं लेता है। हुमायूं मालदेव की सहायता न लेकर ईरान चला जाता है ना, ईरान चला जाता है। ठीक है, ईरान चला जाता है, ईरान की ओर चला जाता है, जाता तो भी सिंध में है, सिंध से फिर ईरान जाएगा वगैरह वगैरह। ठीक है, मुल्ला सुर्ख हुमायूं का ही एक, हुमायूं के दरबार में पहले नौकरी करता था, और जब हुमायूं का राज छिन गया तो मुल्ला सुर्ख जो है मालदेव के पास आ गया था नौकरी करने के लिए। और मुल्ला सुर्ख जब यहाँ पे नौकरी कर रहा था और हुमायूं के ये दूत जब यहाँ पे आए हुए थे मालदेव के पास, तो उसी समय शेरशाह सूरी के दूत भी यहाँ पर थे। इसलिए इनको लग गया था कि संभव है कि मालदेव ने और शेरशाह सूरी के साथ कोई संबंध बना लिया हो, है ना। और इस प्रकार से हुमायूं जो है मालदेव की सहायता को ठुकरा देता है, चला जाता है ना। ये संबंध था हुमायूं का और मालदेव का। ठीक है, आपने इसको उतार लिया होगा, नहीं उतारा है तो उतार लीजिए। इसमें से आपको ये नाम जरूर ध्यान रखना है, मुल्ला सुर्ख का, और ये तीनों नाम ध्यान रखने हैं, है ना। ये तीनों नाम पूछते हैं, ये जोगी तीर्थ नामक स्थल पूछते हैं, और ये मुल्ला सुर्ख का नाम भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी इसमें से ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब मालदेव का मेवाड़ के साथ भी एक संबंध रहा है, वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। मेवाड़ के साथ क्या संबंध रहा है, क्योंकि मालदेव का शेरशाह सूरी के साथ संबंध हमने पढ़ लिया है ना। मालदेव का शेरशाह सूरी के साथ संबंध हमने पढ़ लिया, लिखने की आवश्यकता है नहीं। गिरी सिमल का युद्ध होगा और वो सारी चीजें हम पहले बढ़िया तरीके से पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ। और मालदेव का अब हम जो है मेवाड़ के साथ संबंध पढ़ेंगे, और फिर हमारा मालदेव जो है पूरा हो जाएगा। बस मालदेव में इतना ही है, ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, तो आप एक छोटी सी हेडिंग डालें, मालदेव व मेवाड़ संबंध, है ना। मालदेव व मेवाड़ संबंध। ठीक है, इन संबंधों के बारे में मैं ये इनके इन प्रकार आपको चर्चा कर चुका हूं, क्योंकि मेवाड़ मैंने पूरा पढ़ाया है, इसलिए मालदेव को मैं पूरा पढ़ा चुका हूं। लेकिन फिर भी यहाँ पे मोटे तौर पे आपको बता देना चाहता हूँ, 1527 खानवा के युद्ध में मालदेव ने सांगा की सहायता की। ठीक है, उस समय मालदेव शासक नहीं था, राजकुमार के रूप में गया था, पहली चीज। 1534-35 में जब गुजरात के बहादुर शाह का आक्रमण कर्मावती के विरुद्ध हुआ, तब भी कर्मावती की सहायता मालदेव ने की थी। उसके बाद 1540 में मावली का युद्ध हुआ, तब भी बनवीर के विरुद्ध उदय सिंह की सहायता मालदेव ने की थी। लेकिन जब मालदेव पर आक्रमण हुआ 1544 में शेरशाह सूरी का, उस समय उदय सिंह ने मालदेव की सहायता नहीं की। इस कारण मालदेव उदय सिंह से नाराज हुआ, और आगे चल के 1527 में जब हरमाड़ा का युद्ध हुआ, हरमाड़ा का युद्ध हुआ, तो हरमाड़ा का नहीं था, भटवाड़ा का युद्ध था, सॉरी। भटवाड़ा का जब युद्ध हुआ 1557 में उदय सिंह वर्सेज अजमेर के सूबेदार हाजी खां के बीच, तो मालदेव ने फिर उदय सिंह के विरुद्ध हाजी खां की सहायता की, और उदय सिंह वहां पर पराजित होता है। ठीक है, बस ये घटनाक्रम है। इसको मैं वैसे तो मैं ये इनके प्रकरण आपको बता चुका हूँ वहां पे पहले, है ना, लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं मोटा मोटा सा लिख देता हूँ, क्योंकि मावली का युद्ध पढ़ा चुका मैं, खानवा का युद्ध पढ़ा चुका मैं, आपको जो है हरमाड़ा का युद्ध भी, सॉरी भटवाड़ा का युद्ध भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। तो वैसे यहाँ पे लिखने की मुझे नहीं लगता कि आवश्यकता रहेगी, है ना। भटवाड़ा का नहीं है, सॉरी, हरमाड़ा का युद्ध है। भटवाड़ा का युद्ध 1761 में लड़ा गया था ना, 1761 में लड़ा गया था, बिल्कुल। वो कोटा राज्य को जब कोटा राज्य को लेकर, सॉरी, रणथंभौर दुर्ग को लेकर कोटा और जयपुर के बीच में वो युद्ध होता है, जहां तक मेरे को याद आ रहा है। ठीक है, वो अलग युद्ध है। ठीक है, हाँ, कुछ ऐसे ही था, बिल्कुल। कोटा के माधो सिंह को सौंप दिया था फर्रुखसियर, कौन सा था वो शासक, मुगल शासक, फर्रुखसियर नहीं था, शाह आलम द्वितीय था। शाह आलम द्वितीय ने रणथंभौर सौंप दिया था, किसको, कोटा के शासक से छीनकर, और जयपुर के माधो सिंह को सौंप दिया था। इसलिए कोटा के शासक शत्रुसाल और माधो सिंह के बीच में, और जो है भटवाड़ा का युद्ध 1761 में होता है। हाँ बिल्कुल, अब याद आ रहा है। तो चलो, इसमें मैं मोटा मोटा लिख देता हूँ, चलो एक एक लाइन में लिख देता हूँ।
मालदेव ने खानवा युद्ध में मेवाड़ की सहायता की। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, 1534-35 में मालदेव ने कर्मावती की सहायता गुजरात शासक बहादुर शाह द्वितीय के विरुद्ध की। ठीक है, इसके अलावा 1540 ईस्वी में मावली युद्ध में मालदेव ने उदय सिंह की सहायता बनवीर के विरुद्ध की, है ना, बनवीर इस युद्ध में मारा जाता है। आपको पता है, मैं पहले करवा चुका हूं। इन सब, देखो, इतनी जगह में तो इसकी सहायता की, लेकिन इसके बाद भी मेवाड़ की तरफ से मालदेव को कोई सहायता नहीं मिली, इस वजह से, और अन्य कई कारण थे, है ना। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा मगर गिरिसुमेल युद्ध में ये क्या ही सहायता करते मेवाड़ वाले, मालदेव स्वयं भाग गया था, है ना। गिरिसुमेल युद्ध में मेवाड़ द्वारा कोई भी सहायता मालदेव को नहीं पहुंचाते भी तो क्या, उदय सिंह ने तो स्वयं शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार कर ली थी, बिना लड़े चाबियां भेज दी थी, है ना। और वैसे भी क्या करता, मालदेव ने भी युद्ध मैदान छोड़ दिया था, जैता और कुंपा अकेले लड़े थे शेरशाह सूरी के खिलाफ, है ना। नहीं पहुंचाना वे कुछ अन्य कारणों के चलते मालदेव मेवाड़ से नाराज होता है। तथा अरमाड़ा युद्ध कब होता है, 1557 ईस्वी में। अरमाड़ा युद्ध 1557 ईस्वी में उदय सिंह के विरुद्ध अजमेर सूबेदार हाजी खां की सहायता करता है। ठीक है, हाजी खां की सहायता करता है। और इस युद्ध में जो है उदय सिंह पराजित होता है ना। उदय सिंह पराजित हुआ। ठीक है, उदय सिंह पराजित हुआ। वैसे मैं करवा चुका हूँ इस युद्ध को, ये पूरी घटना करवा चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा फास्ट मैंने लिख दी है। आप इसको बढ़िया तरीके से, आपका रिवाइज ही हुआ होगा यदि आप मेरे साथ साथ चल रहे हैं। तो नहीं चल रहे हैं तो पिछली क्लासों को जरूर देखना, आपको पूरी चीज़ें बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएंगी। वैसे तो समझ में तो यहाँ भी आ गई होंगी, क्योंकि छोड़ा मैंने कुछ भी नहीं है, थोड़ा फास्ट करवाया है और लिखा भी मैंने थोड़ा फास्ट है। वैसे फिर भी ये लेख आपको समझ में आई ही रही होगी, क्योंकि अब तो करीब 200 के समथिंग क्लासें लगभग मैं अपलोड कर चुका हूँ। और जब किसी एक टीचर के आप 200 क्लासें लगभग अटेंड करते हैं, तो उसकी लेख चाहे कितनी ही खराब क्यों न हो, आपको एक बेसिक सा अनुभव हो ही जाता है कि कौन सा शब्द कैसे वो बंदा लिखता है। ठीक है, और फिर भी लगभग आपको समझ में आ ही रहा होगा, इतनी भी लेख खराब नहीं है ना। तो चलो,
ये थे हमारे मालदेव। मालदेव के बारे में कुछ अन्य उपलब्धियां मैं आपको बताऊं तो मालदेव ने जो है, एक तो जो जोधपुर का दुर्ग है, मेहरानगढ़ दुर्ग, उसका परकोटे का निर्माण करवाया। एक बात, 4 दुर्ग बनवाए थे, एक सोजत का दुर्ग, एक पोखरण का दुर्ग, एक रिया दुर्ग और एक मालकोट का दुर्ग, है ना। ठीक है। इसके अलावा इसके दरबार में आशा बारहट और आशा बारहट और एक और थे हमारे अ, आशा बारहट व ईसरदास बारहट, 2 विद्वान लोग इसके दरबार में रहते थे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं मालदेव की उपलब्धियां, है ना, मालदेव की उपलब्धियां। ठीक है, मालदेव की उपलब्धियां। तो इसमें आप लिख सकते हो पहली तो मेहरानगढ़ दुर्ग। मेहरानगढ़ किस पहाड़ी पर ये बना हुआ है, आप बताएं किसने बनवाया था इसको, ये भी बताएं। मेहरानगढ़ दुर्ग का परकोटा बनवाया, मेहरानगढ़ दुर्ग का परकोटा बनवाया। नंबर 2, सोजत दुर्ग, है ना, पोखरण दुर्ग, सोजत दुर्ग, पोखरण दुर्ग, एक रिया दुर्ग है, रिया दुर्ग, व मालकोट दुर्ग, मालकोट दुर्ग। जहाँ तक मेरे को याद आ रहे हैं, ये दोनों दुर्ग जो हैं नागौर में पड़ते हैं, है ना, एनजीआर नागौर में, पोखरण जैसलमेर में, सोजत पाली में। ठीक है, ठीक है, सॉरी, का निर्माण करवाया, का निर्माण करवाया। ठीक है, इनका निर्माण करवाया था। दरबारी विद्वानों की बात करूं, दरबारी विद्वान, तो दरबारी विद्वान में आशा बारहट, आशा बारहट, और दूसरे है ईसरदास बारहट, है ना, ईसरदास बारहट। ठीक है, आशा बारहट व ईसरदास बारहट। बढ़िया तरीके से ध्यान रखना है प्यारे विद्यार्थियों। ये थे हमारे मालदेव, है ना। और आपको पता होगा इनकी एक पत्नी थी उमादे, जैसलमेर के शासक राव लूणकरण की पुत्री थी उमादे, जो कि शादी की रात में ही और मालदेव से रूठ के चली गई थी अजमेर के महल में, अजमेर के दुर्ग में, जिसे रूठी रानी का महल भी कहा जाता है। और उसके बाद वो रानी रूठी रानी के नाम से जानी गई थी, है ना, जिसके बारे में मैंने आपको एक मेरी रचना भी सुनाई थी। यहाँ पे तो मैं क्या ही सुनाऊंगा, पहले सुना चुका हूँ, आप वहाँ पर जाके सुनना। ठीक है, तो ये था प्यारे विद्यार्थियों मालदेव। मालदेव के बाद में अगला शासक बनेगा राव चंद्रसेन, जिसके बारे में बढ़िया तरीके से पढ़ा चुका हूँ आपको। इसके बाद शासक कौन बनेगा, राव चंद्रसेन। उसके ऊपर पूरी 1 घंटे की क्लास मैं ले चुका हूँ, एक क्लास है या 2 है, आप देख लेना। 1562 से और 1500 जो है 81 तक का इतिहास राव चंद्रसेन का है। इसके बाद मैं आपको बताऊं 1581 से और 83 तक 2 साल तक अकबर जो है जोधपुर को खालसा घोषित करता है ना। ये ध्यान रखना, जोधपुर को खालसा घोषित करता है, खालसा, है ना, किसने, अकबर ने घोषित किया था ना, जोधपुर को खालसा घोषित किया था अकबर ने। ठीक है, और इसके बाद 1583 के बाद शासक बनेगा मोटा राजा उदय सिंह। ठीक है, तो राव चंद्रसेन का पुत्र था मोटा राजा उदय सिंह, वो शासक बनेगा। तो अब आप हेडिंग जमा दीजिए यहाँ पे, मोटा राजा उदय सिंह 1583 से। ठीक है, तो उसको हम पढ़ेंगे, मोटा राजा उदय सिंह को, काफ़ी महत्वपूर्ण है मोटा राजा उदय सिंह। मोटा राजा उदय सिंह के बारे में ज़्यादा कुछ वैसे हमें मिलता नहीं है, और है भी नहीं मोटा राजा उदय सिंह से संबंधित मतलब वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाला पहला शासक था, पहला राठौड़ शासक था, जिसने नागौर दरबार 1570 में जाके नागौर दरबार में जाकर और अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। और अकबर के पुत्र जहांगीर से अपनी बेटी मानबाई का विवाह किया, जिसके गर्भ से खुर्रम का जन्म हुआ था ना। खुर्रम वही जो
शाहजहां के नाम से आगे जाना जाएगा। ठीक है, ये बात थी। इसके अलावा एक आधा इसके अभियान मिलते हैं मोटा राजा उदय सिंह के, और इसको मोटा राजा की उपाधि भी अकबर ने ही दी थी। ठीक है, वो सारी बात हम करेंगे। तो हम इसको जो है इसको मिटा देता हूं मैं विद्यार्थियों, और हम आप और हम दोनों हेडिंग जमा देते हैं मोटा राजा उदय सिंह। ठीक है, चलो मोटा राजा उदय सिंह के बारे में पढ़ते हैं। एक आधा अभियान थे मोटा राजा उदय सिंह के, उन अभियानों से खुश होकर और अकबर ने इसको जो है जोधपुर का शासक बनाया था 1583 में। ठीक है, करीब 1577 में इसने बुंदेलखंड अभियान पर अकबर ने उदय सिंह को भेजा था दक्षिण भारत में, जहां पर मधुकर बुंदेला को इसने पराजित किया। इसके अलावा 1582 में इसने मोटा राजा उदय सिंह ने और जो जालोर के शासक थे, जालोर नहीं सिवाना के शासक थे कल्ला राठौड़, उसको पराजित किया। कल्ला राठौड़ ने केसरिया किया और उसकी पत्नी हाडी रानी ने जौहर किया, जो सिवाना का दूसरा शाखा कहलाता है। इन दो अभियानों में सफलता जब मोटा राजा उदय सिंह ने प्राप्त की, तब अकबर ने मोटा राजा उदय सिंह को जोधपुर का शासक नियुक्त किया था 1583 में। ठीक है, उसके बाद 1592 में लाहौर का सूबेदार नियुक्त किया, और लाहौर का सूबेदार रहते हुए ही 1595 में लाहौर में ही मोटा राजा उदय सिंह की मृत्यु हो जाती है। इतनी सी बात है बस। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखें मोटा राजा उदय सिंह। ठीक है, शासनकाल 1583 से और 1595 ईस्वी तक रहेगा। ठीक है, तो इसके बारे में जो बातें थी मैंने यहाँ पे बोल के सुनाई दी हैं, मैं सीधा लिख देता हूँ कि 1570 में नागौर दरबार में उपस्थित होकर अकबर की अधीनता स्वीकार करता है। अकबर की अधीनता स्वीकार करता है। ठीक है, इस प्रकार से अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाला पहला राठौड़ शासक था, है ना। इस प्रकार अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाला, अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाला यह पहला राठौड़ शासक था, है ना, पहला राठौड़ शासक था। ठीक है, और मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला भी राठौड़ शासकों में पहला राठौड़ शासक था। ठीक है, यदि राजपूत शासक पूछे तो बिहारी मल या भारमल आ जाएगा, जो कि कछवाहा शासक था जयपुर का। उसने भी अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। अपनी पुत्री हरखाबाई का विवाह 1562 में किया था, जब अकबर अजमेर से लौट रहा था। ध्यान रखना, लौट रहा था तब किया था, न कि अजमेर जा रहा था तब, है ना। इस प्रकार का सवाल पूछते हैं कि कब किया था, लौटते समय किया था या जाते समय किया था। इस प्रकार का सवाल जो है मैंने देखा है एग्जाम में। ठीक है, तो ध्यान रखना। तो एक बात हो गई ये। दूसरी बात हम इसी में लिखते हैं कि उदय सिंह ने अपनी पुत्री जोधाबाई जोधपुर की होने के कारण कहते हैं कि यह जोधाबाई कहलाई। कहीं जगह जोधाबाई जो है अकबर की पत्नी बताई गई है, लेकिन वो गलत है। जोधाबाई यही थी। इसको जगत गोसाई की भी उपाधि जो है दी जाती है। नाम मूल रूप से इसका मानीबाई था या मानबाई था, है ना। जोधपुर के होने के कारण जोधाबाई, और मानीबाई इसका नाम था। मानीबाई या मानबाई भी मिल जाता है। ठीक है, मानबाई।
और जगत गोसाई की इसको उपाधि मिली हुई थी, है ना, जगत गोसाई, ठीक है। का विवाह का विवाह अकबर के पुत्र, ध्यान रखना, अकबर के पुत्र, अकबर के पुत्र सलीम, जिसको हम जहांगीर के नाम से जानते हैं, जहांगीर के साथ हुआ, ठीक है, जहांगीर के साथ हुआ, जिससे खुर्रम का, खुर्रम कौन, शाहजहां, जिससे खुर्रम यानी शाहजहां का जन्म हुआ, का जन्म हुआ, ठीक है। अब ये जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, और जगत गोसाई की उपाधि कब दी, ये सारी बात हम मुगल काल में पढ़ेंगे। बड़ा ही इंटरेस्टिंग आएगा, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा। मुगल काल जब पढ़ेंगे बड़ा ही मजा आएगा ना। वहाँ के शासक बड़े ही निराले रहेंगे, बदसुरा और सुंदरी में डूबे रहेंगे, उन्हें शासन से कोई मतलब नहीं रहेगा, इस प्रकार के भी रहेंगे। जहांगीर खुद ये कहता था कि मुझे 1 पाव मांस और 2 प्याला शराब चाहिए बस, और शासन जाओ पहाड़ में, है ना। बड़े ही अलमस्त और मस्त मौला ये शासक थे। चलो, ये मोटा राजा उदय सिंह के बारे में एक बात ये हो गई, ठीक है। अब हम करें आगे इसके शासन के बारे में बात। तो इस प्रकार से वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला भी यह प्रथम राठौड़ शासक था, ये भी बात हम लिख सकते हैं। इस प्रकार मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला उदय सिंह पहला राठौड़ शासक था। उदय सिंह पहला राठौड़ शासक था, ठीक है। उदय सिंह पहला राठौड़ शासक था, ठीक है। एक बात हो गई ये। इसके बाद अब उदय सिंह के कुछ विजय अभियानों के बारे में हम चर्चा करें तो अकबर ने इसको जो है मोटा राजा की उपाधि दी थी। मैं थोड़ा पेन बदल लेता हूँ, है ना। हम यहाँ पे लिखते हैं अकबर ने उदय सिंह को मोटा राजा की उपाधि दी थी, ठीक है। ये ध्यान रखना, मोटा राजा की इसकी उपाधि थी। और अब हम इसके कुछ अभियान लिखते हैं। 1577 में अकबर ने इसे मतलब मोटा राजा को बुंदेलखंड अभियान पर भेजा। बुंदेलखंड, सॉरी यहाँ बिंदी लगा देते हैं, बुंदेलखंड अभियान पर भेजा। मधुकर बुंदेला को उदय सिंह ने पराजित किया। ठीक है। मधुकर बुंदेला को उदय सिंह ने पराजित किया, ठीक है। एक तो ये सफलता थी। दूसरी मैं बात करूं 1582 ईस्वी में सिवाना अभियान पर भेजा, है ना। अकबर ने 1582 में अकबर ने उदय सिंह को सिवाना अभियान पर भेजा। सिवाना अभियान पर भेजा, ठीक है। यहाँ के शासक कल्ला राठौड़ या रायमलोथ, है ना। कल्ला राठौड़ या कल्ला रायमलोथ को पराजित किया, है ना, को पराजित किया, ठीक है। कल्ला ने केसरिया किया। व हाडी रानी ने
कल्ला की पत्नी थी हाडी रानी ने जौहर किया, जौहर किया, ठीक है। यह सिवाना का दूसरा साका था, दूसरा साका था, ठीक है। अब मेरा आपसे सवाल है, सिवाना का पहला साका कब हुआ? मैंने आपको बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाया है ना, बहुत गजब तरीके से पढ़ाया है। सिवाना का पहला साका कब हुआ, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। मैं देखें कौन कौन से विद्यार्थी हैं जो सीरियस होकर पढ़ रहे हैं और क्लासों को देख रहे हैं, ठीक है। चलो, इन अभियानों से खुश होकर और अकबर ने जो है उदय सिंह को और मारवाड़ का शासक बनाता है 1583 में, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि उक्त सफलताओं से खुश होकर, उक्त सफलताओं से खुश होकर अकबर उदय सिंह को मारवाड़ का शासक 1583 में बनाता है, 1583 में बनाता है, ठीक है। 1583 में साहब शासक बना दिया मारवाड़ का, किसको? उदय सिंह को। मोटा राजा उदय सिंह को किसने बनाया? अकबर ने बनाया। 81 से 83 2 वर्ष तक अकबर ने खालसा घोषित किया। खालसा का मतलब होता है कि जिस जमीन को खालसा घोषित कर दिया जाता है उस पर सीधा केंद्र सरकार का नियंत्रण होता है, किसी भी व्यक्ति को वहां पे शासन के तौर पर नियुक्त नहीं किया जाता, और उसका जो राजस्व आता है वो सीधा केंद्र उगाता है अपने स्तर पे, ठीक है। वो होते खालसा। अब यहाँ पे अब शासक के रूप में इसको 1500 और जो है 92 में, है ना, 1592 में अकबर ने उदय सिंह को लाहौर सूबेदार बनाया, लाहौर का सूबेदार बनाया। पूछते हैं, ध्यान रखना ये कब कब बनाया, लाहौर का सूबेदार बनाया। यहीं पर 1595 में उदय सिंह की मृत्यु होती है, ठीक है। उदय सिंह की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। यहीं पर उदय सिंह की मृत्यु हो जाती है। तो ये लीजिए साहब, उदय सिंह, मोटा राजा उदय सिंह को हमने एक ही पन्ने में सल्टा दिया, ठीक है। इतना ही मामला था इसका, ज़्यादा कुछ है नहीं। उदय सिंह हमारे हो जाते हैं। उदय सिंह के बाद में अगले शासक बनेंगे सूर सिंह बनेंगे, ठीक है। उसको हम पढ़ेंगे, तब तक आप इसको उतारें, बढ़िया तरीके से उतार लें, ठीक है। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या मेरे साथ में उतार लिया होगा। विद्यार्थियों, अब हम सूर सिंह की बात करेंगे, ठीक है। सूर सिंह का क्या हुआ? देखो, सूर सिंह अकबर और जहांगीर दोनों के काल में शासन करता है, ठीक है। अकबर ने तो सूर सिंह को सवाई राजा की उपाधि दी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलता अकबर के समय में, ठीक है। सवाई राजा की उपाधि दी थी, ठीक है, एक ही बात है अकबर के समय की। दूसरी बात, जहांगीर के समय हम आए तो जहांगीर ने जब खुर्रम के नेतृत्व में 1613 ईस्वी में मेवाड़ अभियान भेजा, तो मेवाड़ अभियान में सूर सिंह साथ में था, और जब मेवाड़ अभियान में सफलता मिली खुर्रम को, तो सूर सिंह का जो मनसब था वो 3000 से बढ़ाकर सीधा 5000 किया जहांगीर ने, ठीक है। और जब अपना मनसब बढ़ा हुआ पाया सूर सिंह ने 3000 से 5000, तो इस खुशी के उपलक्ष्य में और सूर सिंह ने जहांगीर को रणरावत व फौज श्रृंगार नामक 2 हाथी भेंट किए थे, है ना। ये छोटी सी घटना है, इसके बाद सूर सिंह पूरा होता है। सूर सिंह के कुछ जो है, उसके बाद सूर सिंह को जो है दक्षिण में, अधिकतर समय सूर सिंह का दक्षिण अभियान में गुजरा जहांगीर के समय, और दक्षिण में रहकर मधुकर नामक स्थान जो महाराष्ट्र में पड़ता है, वहीं 1619 में सूर सिंह का देहावसान हो जाता है, ठीक है। सूर सिंह के बाद गज सिंह शासक बनेगा, गज सिंह के बारे में भी 2 तथ्य हैं, और फिर गज सिंह भी हमारा पूरा हो जाता है, ठीक है। तो ये हम मिटाते हैं विद्यार्थियों, और हम आगे की कहानी को समझते हैं, सूर सिंह की कहानी को, ठीक है। समझते क्या है, मैंने बोल के सुनाई दिया है, बस उसको लिखना है, और हम आगे बढ़ जाएंगे गज सिंह के ऊपर, और फिर आज की क्लास को हम यहीं रोकते हैं, ठीक है। गज सिंह भी देखते हैं, पूरा हो ही जाएगा। गज सिंह के बारे में ज़्यादा कुछ है नहीं, तो गज सिंह को भी पढ़ ही लेंगे हम, और बहुत जल्द हम जो है इन राजवंशों को पढ़कर और हम आधुनिक राजस्थान की ओर गमन करेंगे, और आधुनिक राजस्थान पूरा करने के बाद हम जो है
अगले सेगमेंट पे आएंगे, आप आधुनिक भारत पे आ जाएंगे या फिर विश्व के इतिहास पे आ जाएंगे। ठीक है। सूर सिंह शासनकाल रहेगा 1595 से और 1619 ईस्वी तक, है ना। तो इसके समय जो मुगल बादशाह थे वो उसमें अकबर व जहांगीर रहेंगे, है ना। अकबर ने इसको क्या सवाई राजा की उपाधि दी थी, है ना। सवाई राजा की उपाधि दी। ठीक है। अकबर ने तो इसको क्या दी, सवाई राजा की उपाधि दी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। अकबर ने सवाई राजा की उपाधि दी थी सूर सिंह को, बस इतना सा, ये इसके बारे में ज्यादा है नहीं अकबर से संबंधित। जहांगीर ने 1613 में जब अभियान भेजा तो उस अभियान की सफलता पर खुश होकर और इसका मनसब 3000 से बढ़ाकर 5000 किया था। ये बात मैं यहाँ पे लिखूंगा। ठीक है। तो 1613 ईस्वी में जहांगीर ने खुर्रम के नेतृत्व में जब मेवाड़ अभियान भेजा तब सूर सिंह भी साथ में था। ठीक है। सूर सिंह साथ में क्यों भेजा गया था, क्योंकि ये मारवाड़ का शासक था और मेवाड़ पर अभियान करना है, तो ये रास्तों का परिचित था, रास्तों से भली भांति परिचित था और खुर्रम को बढ़िया रास्ता ये बता सकता था, इसलिए इसको भेजा था। ठीक है। इस अभियान में सफलता के बाद, आपको पता है, सफलता के बाद ये अभियान सफल हुआ था और प्रथम मुगल मेवाड़ संधि होगी 1615 में 5 फरवरी को, आपको याद होगा, है ना, मैंने करवाया है वहाँ पे मेवाड़ जब करवाया, है ना। सफलता के बाद सूर सिंह का मनसब जहांगीर ने 3000 से बढ़ाकर 5000 कर दिया, 5000 किया। ठीक है। 3000 से बढ़ाकर 5000 किया। इस सम्मान के बदले सूर सिंह ने 2 हाथी रणरावत व फौज श्रृंगार, है ना, रणरावत व फौज श्रृंगार जहांगीर को भेंट किए। ठीक है। रणरावत व फौज श्रृंगार नामक जो हाथी थे ये जहांगीर को भेंट किए थे। किसने? सूर सिंह ने भेंट किए थे। ध्यान रखना विद्यार्थियों, इस प्रकार का सवाल पूछ लिया जाता है अक्सर एग्जामों में, तो यहाँ पे कच्चा नहीं खाना है, बढ़िया तरीके से याद रखना है। बार बार आप पढ़ोगे, 5-7 बार पढ़ोगे तो ये सारा मैटर आपको याद हो जाएगा। ठीक है। इस प्रकार से मेरे को याद है, मेरे को पढ़ने से याद हुआ है, ऐसे याद नहीं हुआ। मैं भी आपकी तरह स्टूडेंट हूँ, लगातार मैं भी पढ़ता हूँ तो चीज़ें मेरे को याद रहती हैं। आप भी पढ़ोगे, आपको चीज़ें याद हो जाएंगी, है ना। तो इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है, लगातार आप जब अध्ययन करोगे सारी चीज़ें मुख्य ज़बानी याद हो जाएंगी। ठीक है। सूर सिंह का अधिकांश समय दक्षिण अभियान में बीता, है ना, दक्षिण अभियान में बीता। ठीक है। ये जहांगीर ने भेजा था इसको दक्षिण भारत अभियान में, है ना। वहीं पर 1619 ईस्वी में मेहकर ये महाराष्ट्र में पड़ता है, में इसकी मृत्यु हो जाती है।
मेहकर में इसकी मृत्यु हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो ये था हमारे सूर सिंह, मेहकर में इसकी जो है मृत्यु हो जाती है। और सूर सिंह के संबंध में बस इतना ही है। सूर सिंह ने सूर सागर तालाब बनवाया था, एक मोती महल बनवाया था और एक तलहटी महल बनवाया था। ये 3 महल मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में इसने बनवाए थे। तो सूर सिंह की कुछ उपलब्धियां हम देखें तो मैं जो है अलग कलर के पेन से यहाँ पे लिख देता हूँ, ग्रीन कलर का इस्तेमाल कर लेते हैं, है ना। तो मैं बात करूँ सूर सिंह की उपलब्धि, ये तो वैसे ही नहीं चल रहा है, आपको दिखेगा ही नहीं। ठीक है, तो चलो हम ब्लैक कलर से लिखते हैं। एक तो इसने सूर सागर बनवाया, है ना, सूर सागर बनवाया, है ना, सूर सागर बनवाया, है ना। एक दूसरा हम लिखें तो इसने जो है मोती महल बनवाया, मोती महल, ठीक है, मोती महल बनवाया। और एक यहाँ पे तलहटी महल की बात करते हैं, तलहटी महल। ठीक है, ये तीनों ही कहाँ बनवाए थे, मेहरानगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ पे है, ये जोधपुर में है ना, मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में ये बनवाए थे। ठीक है, तो ये था हमारा सूर सिंह। सूर सिंह के बाद अगला शासक बनेगा गज सिंह। गज सिंह के बारे में भी आज पढ़ लेते, पर पेनों में स्याही थोड़ी कम हो गई है, दिखाई कम दे रहा है, तो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। वैसे गज सिंह के बारे में ज़्यादा कुछ है नहीं। गज सिंह को ये जहांगीर जो है इस मेहकर नामक स्थान पर, जहाँ पे ये वाला मेहकर नामक स्थान है, यहाँ पे नियुक्त करता है। मेहकर में थानेदार के रूप में इसकी नियुक्ति होती है और वहाँ पे शांति स्थापित करता है बढ़िया तरीके से। इस पर जहांगीर खुश होकर इसको जो है जालोर के और सांचौर के प्रज्ञ दे देता है ना। तो ये जालोर से जो है एक गजनी खां तोप लेकर आता है जोधपुर में, और जोधपुर में आज भी वो मेहरानगढ़ दुर्ग में रखी हुई है गजनी खां तोप। और दल थम्बन की उपाधि जहांगीर गज सिंह को देता है। बस ये उपाधियां थी। उसके कुछ दरबारी कवि थे, हेम कवि, और एक था शिवदास गार्डन। ठीक है, तो ये बात आप भी लिख सकते हैं गज सिंह के बारे में, अगली क्लास में मैं भी लिखवा दूंगा। तब तक आप विद्यार्थियों इसको बढ़िया तरीके से तैयार कीजिए और अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।